चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे डी मर्जर का कंसेप्ट। इसमें क्या होता है, एक मेन कंपनी होती है बिफोर मर्जर, उसमें से एक पर्टिकुलर डिवीज़न अलग हो जाता है यानी कि डी मर्ज हो जाता है, और दूसरी कंपनी आ जाती है यानी कि डी मर्ज कंपनी आ जाती है जिसके पास कुछ एसेट्स होते हैं और कुछ लाइबिलिटीज़ होते हैं जो कि ट्रांसफ़र हुए होते हैं फ्रॉम द मेन कंपनी। तो फाइनली अभी दो कंपनीज बन गई है यानी कि मेन कंपनी आफ्टर मर्जर एंड डी मर्ज कंपनी। तो डी मर्जर का कंसेप्ट ये होता है कि एक कंपनी से दो कंपनी बन जाना, यानी कि मेन कंपनी में से मेन कंपनी आफ्टर मर्जर और डी मर्ज कंपनी अलग हो जाना। ठीक है, ये कैसे होता है? तो इस तरीके से होता है कि मेन कंपनी में से डी मर्ज कंपनी अलग हो जाती है, फिर डी मर्ज कंपनी के शेयर्स यानी कि डी मर्ज कंपनी शेयर्स दे दिए जाते हैं टू द मेन कंपनी शेयर होल्डर्स फॉर नो कंसिडरेशन। यानी कि पहले यानी कि मेन कंपनी में जब कोई शेयर होल्डर था, ठीक है, मान के चलो मैं इस मेन कंपनी में शेयर होल्डर था, तो सिंस मैं इस मेन कंपनी का शेयर होल्डर हूँ, इस पूरी कंपनी का एक शेयर का मैं होल्डर हूँ। मान के चलो मेरे पास एक शेयर है इस मेन कंपनी का, तो सिंस मेरे पास एक शेयर है और मैं शेयर होल्डर हूँ इस कंपनी का, मतलब पूरी कंपनी के एक शेयर का मैं होल्डर हूँ। अगर ये कंपनी दो टुकड़ों में डिवाइड हो जाए तब भी मुझे जो शेयर होल्डिंग है वो तो उतनी होनी चाहिए, क्योंकि मैंने जब इस कंपनी में पैसा लगाया था, मैंने पूरी कंपनी में पैसा लगाया था। अब ये इस कंपनी का मैटर है कि वो अपना एक डिवीज़न अलग कर रही है और उसमें अलग कंपनी बना रही है, तो उसका शेयर भी मुझे मिल जाना चाहिए विदाउट एनी कॉस्ट। बिकॉज जब मैं मेन कंपनी का शेयर होल्डर बना था तब मुझसे जितना पैसा ले लिया गया था दैट वाज फॉर द होल कंपनी यानी 100% कंपनी। और अभी अगर ये लोग 40%, मान के चलो इनका एक डिवीज़न है विच होल्ड्स 40%, उसको अलग कर रहे हैं, बट मेरे पास जो शेयर है दैट रिप्रेजेंट्स 100% ऑफ द कंपनी। तो सिंस इन लोगों ने एक नई कंपनी बना ली, ठीक है, उसके लिए मुझे कुछ कंसिडरेशन नहीं देना चाहिए और मुझसे मांगा भी नहीं जाएगा। मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट डीमर्ज कंपनी के शेयर दे दिए जाएंगे, और अभी मेन कंपनी के शेयर होल्डर्स मेन कंपनी के भी शेयर होल्डर्स रहेंगे और डीमर्ज कंपनी के भी शेयर होल्डर्स रहेंगे, यानी कि उनके पास अभी दो अलग अलग शेयर्स पड़े होंगे, एक मेन कंपनी का शेयर आफ्टर मर्जर और एक डीमर्ज कंपनी का शेयर पड़ा रहेगा उनके पास। तो डीमर्जर किस तरीके से होता है? डीमर्जर इस तरीके से होता है कि एक कंपनी अपने कुछ एसेट्स और अपने कुछ लाइबिलिटीज़ दूसरी कंपनी को हैंड ओवर कर देती है, यानी कि डीमर्ज कंपनी को हैंड ओवर कर देती है, और उसके कारण एक कंपनी के दो टुकड़े हो जाते हैं जिसे हम कहेंगे मेन कंपनी आफ्टर डीमर्जर एंड डीमर्ज कंपनी। डीमर्ज कंपनी में शेयर होल्डिंग कैसे होती है? तो डीमर्ज कंपनी बनने के बाद डीमर्ज कंपनी के जितने भी शेयर्स हैं वो मेन कंपनी के शेयर होल्डर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट यानी विदाउट कंसिडरेशन दे दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन is relating to Fortune India Limited having two division which are Pharma division and Fast Moving Consumer Goods division यानी कि FMCG division। तो फॉर्च्यून इंडिया एक कंपनी है जिसके दो डिवीज़न हैं, एक है फार्मा डिवीज़न, एक है FMCG डिवीज़न। पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ फॉर्च्यून इंडिया लिमिटेड is consisting of 3000 lakh equity shares of rupees 1 each. Fortune India Limited decided to demerge Pharma division as Fortune Pharma Limited with effect from 1 अप्रैल 2009. Details of Fortune India Limited as on 31st March 2009 and of Fortune Pharma Limited as on 1 अप्रैल 2009 are given below. तो फॉर्च्यून फार्मा 1 अप्रैल को एग्जिस्टेंस में आई, फॉर्च्यून इंडिया 31 मार्च की बैलेंस शीट दी हुई है। आउटसाइड लाइबिलिटीज़ 400 lakh, secured loans 3000 lakh, unsecured loan 2400 lakh, 800 lakh, current liabilities and provisions 1300 lakh, 21,200 lakh, fixed assets 7740 lakh, 20,400 lakh, investment 7,600 lakh, 12,300 lakh, current assets 8,800 lakh, 30,200 lakh, loans and advances 900 lakh, 7,300 lakh, deferred tax miscellaneous expenses 60 lakh minus 200 lakh।
तो फॉर्चून इंडिया का जो बैलेंस शीट दिया हुआ है वो 31 मार्च 2009 का दिया हुआ है, यानी कि बिफोर डी मर्जर दिया हुआ है। और फॉर्चून फार्मा सिंस डी मर्ज कंपनी है उसकी बैलेंस शीट दी हुई है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी हैव डिसाइडेड टू इशू नेसेसरी इक्विटी शेयर्स ऑफ फॉर्चून फार्मा लिमिटेड ऑफ ₹1 ईच विदाउट एनी कंसिडरेशन टू द शेयर होल्डर्स ऑफ फॉर्चून इंडिया लिमिटेड। तो जैसा मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि मेन कंपनी के शेयर होल्डर्स अब बन जाएंगे डीमर्ज्ड कंपनी के शेयर होल्डर्स विदाउट एनी कंसिडरेशन। तो यहाँ पर जो फॉर्चून इंडिया कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं वो लोग अभी फॉर्चून फार्मा लिमिटेड के शेयर होल्डर बन जाएंगे विदाउट एनी कंसिडरेशन। फॉर दैट पर्पज फॉलोइंग पॉइंट्स आर टू बी कंसिडर्ड। ट्रांसफर ऑफ लाइबिलिटीज एंड एसेट बुक वैल्यू। Estimated profit for the year 2009-10 is rupees 11,400 lakh for Fortune India Limited and rupees 1,470 lakhs for Fortune Pharma Limited. Estimated market price of the Fortune Pharma Limited is rupees 24.50 per share. Average PE ratio of FMCG sector is 42 यानी कि 42 times and pharma sector is 25 यानी कि 25 times, which is to be expected for both the companies. Calculate the ratio in which shares of the Fortune Pharma are to be issued to the shareholders of Fortune India Limited. ठीक है, तो क्वेश्चन को समझते हैं कि फॉर्चून इंडिया मेन कंपनी है जिसके दो डिवीज़न हुआ करते थे, फार्मा डिवीज़न एंड एफएमसीजी डिवीज़न। ये कंपनी अपने एक डिवीज़न को डीमर्ज करना चाहती है विथ अफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2009 और फॉर्चून फार्मा एक डीमर्ज कंपनी बन गई। मतलब अभी दो कंपनीज हो गई, एक हो गई फॉर्चून इंडिया विच इज़ द मेन कंपनी और फॉर्चून फार्मा विच इज़ डीमर्ज्ड कंपनी। इक्विटी शेयर कैपिटल मेन कंपनी का है 3000 लाख शेयर्स एट द रेट ₹1 यानी कि 3000 लाख रुपीज़। एस्टिमेटेड पैट है 9-10 का 11,400 लाख रुपीज़। एस्टिमेटेड एमपीएस नहीं दिया हुआ, एक्सपेक्टेड पीई दिया हुआ है 42 टाइम्स। डीमर्ज कंपनी का भी सिमिलर डेटा दिया हुआ है, जैसे कि पैट दिया हुआ है 1470 लैक्स, एस्टिमेटेड एमपीएस दिया हुआ है 24.50 रुपीज़ पर शेयर और एक्सपेक्टेड पीई दिया हुआ है 25 टाइम्स। क्वेश्चन मांग रहा है रेशियो ऑफ डी मर्जर। रेशियो ऑफ डी मर्जर निकालते हैं, उसके पहले पीई ऑफ द डी मर्ज कंपनी इज इक्वल टू एमपीएस ऑफ द डी मर्ज कंपनी डिवाइडेड बाई ईपीएस ऑफ द डी मर्ज कंपनी। तो ईपीएस ऑफ द डी मर्ज कंपनी होगा 24.50 रुपीज़ पर शेयर यानी कि एमपीएस अपॉन 25 टाइम्स यानी कि 0.98 रुपीज़ पर शेयर। ईपीएस ऑफ द डीमर्ज कंपनी आ जाएगा ईएफ और ईएसएच ऑफ द डीमर्ज कंपनी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ द डीमर्ज कंपनी। अज्यूम करेंगे कि ईएफ और ईएसएच इज इक्वल टू पैट। मेरा ईपीएस ऑफ द डीमर्ज कंपनी आ जाएगा पैट डीमर्ज कंपनी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ द डीमर्ज कंपनी। तो 0.98 रुपीज़ पर शेयर इज इक्वल टू 1470 लाख रुपीज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ द डीमर्ज कंपनी। नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ द डीमर्ज कंपनी आ जाएगा 1470 लाख रुपीज़ डिवाइडेड बाय ₹0.98 पर शेयर यानी कि 1500 लाख शेयर्स। सिंस मुझे रेशियो निकालना है डीमर्जर का, यानी कि कितने शेयर्स दिए गए टू द मेन कंपनी शेयर होल्डर्स, तो 1500 लाख शेयर्स दिए गए टू द मेन कंपनी शेयर होल्डर्स। तो रेशियो ऑफ डीमर्जर का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ द डीमर्ज कंपनी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ द मेन कंपनी, यानी कि 1500 लाख शेयर्स डिवाइडेड बाय 3000 लाख शेयर्स। तो मेरा रेशियो ऑफ डीमर्जर आ गया 0.5:1। इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे? इसको इंटरप्रेट ऐसे करेंगे कि 0.5 शेयर्स ऑफ द डीमर्ज कंपनी फॉर एवरी 1 शेयर ऑफ द मेन कंपनी, यानी कि 0.5 शेयर्स ऑफ फॉर्चून फार्मा फॉर एवरी 1 शेयर ऑफ फॉर्चून इंडिया। मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास एक शेयर है फॉर्चून इंडिया का तो मुझे 0.5 शेयर्स दे दिए जाएंगे ऑफ फॉर्चून फार्मा। तो अगर मेरे पास 3000 लाख शेयर्स हैं फॉर्चून इंडिया के तो मुझे 1500 लाख शेयर्स दे दिए जाएंगे ऑफ द डीमर्ज कंपनी यानी कि फॉर्चून फार्मा के। तो हमने यहाँ पे एक तरीके से बैक कैलकुलेशन किया, यानी कि सबसे पहले पी से चालू किया, उसके बाद ईपीएस निकाला, ईपीएस निकालने के साथ साथ फिर नंबर ऑफ शेयर्स निकाला और फाइनली रेशियो डीमर्जर निकाला विच इज नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ द डीमर्ज कंपनी अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ द मेन कंपनी। ठीक है, सो 0.5:1 आपका आंसर है। दूसरा रिक्वायरमेंट है एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस ऑफ फॉर्चून इंडिया एफएमसीजी लिमिटेड
यानी कि आफ्टर डीमर्जर व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड एमपीएस ऑफ द मेन कंपनी। तो पी ऑफ द मेन इज इक्वल टू एमपीएस ऑफ द मेन अपॉन ईपीएस ऑफ द मेन। एमपीएस ऑफ द मेन निकालना है तो पीई को मल्टीप्लाई कर दो ईपीएस के साथ, यानी कि 42 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय ईपीएस मेन। तो 42 मल्टीप्लाई बाय 11,400 लाख डिवाइडेड बाय 3,000 लाख शेयर्स, 42 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय ₹38 पर शेयर, आंसर आ जाएगा 159.60 रुपीज़ पर शेयर इज द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर ऑफ द मेन कंपनी आफ्टर डी मर्जर, यानी कि फॉर्चून इंडिया एफएमसीजी लिमिटेड। बुक वैल्यू पर शेयर ऑफ बोथ द कंपनीज इमीडिएटली आफ्टर डीमर्जर। बुक वैल्यू पर शेयर निकलता है नेट वर्थ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करके। तो ये कई बार हम लोग क्वेश्चंस में यूज़ कर चुके हैं ये वाला फॉर्मूला, यानी कि बुक वैल्यू पर शेयर इक्वल टू बुक वैल्यू और इक्विटी और शेयर होल्डर फंड्स और नेट वर्थ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो चलिए शेयर होल्डर फंड्स निकाल लेते हैं। क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट दी हुई है, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, फॉर्चून इंडिया की दी हुई है बिफोर डी मर्जर। एसेट्स का टोटल करोगे तो आएगा 70,000 और लाइबिलिटीज़ का टोटल करोगे तो आएगा 25,000। 70,000 माइनस 25,000, नेट वर्थ है 45,000 ऑफ द मेन कंपनी बिफोर डीमर्जर। डीमर्जर के बाद यानी कि फॉर्चून फार्मा की बैलेंस शीट देखोगे तो फॉर्चून फार्मा का एसेट्स है 25,100 और आउटसाइड लाइबिलिटीज़ हैं 4,100। 25,100 माइनस 4,100, 21,000 आ जाएगा नेट वर्थ ऑफ द डीमर्ज कंपनी। फाइनली मेन कंपनी आफ्टर डीमर्जर, तो इट विल बी लाइक 70,000 माइनस 25,100, आंसर आएगा 44,900 lakh rupees which is the assets of the main company after demerger, and 25,000 minus 4,100 this is equal to 20,900, यानी कि outside liabilities of the main company after demerger. So 44,900 minus 20,900 is equal to 24,000. This is the net worth of the main company after demerger. तो हमें दो नेटवर्थ काम आने वाले हैं, विच इज़ 21,000 विच इज़ डीमर्ज कंपनी का नेटवर्थ एंड 24,000 विच इज़ मेन कंपनी आफ्टर डीमर्जर का नेटवर्थ। तो बुक वैल्यू पर शेयर आ जाएगा 21,000 विच इज़ द नेटवर्थ ऑफ डीमर्ज कंपनी एंड 24,000 विच इज़ द नेटवर्थ ऑफ द मेन कंपनी आफ्टर डीमर्जर। तो नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 1500 लाख शेयर्स एंड 3000 लाख शेयर्स। तो बुक वैल्यू ऑफ द शेयर्स आ जाएगा 1/2, यानी कि नेट वर्थ अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स 21,000 डिवाइडेड बाय 1500 14 एंड 24,000 डिवाइडेड बाय 3000 8। दीज आर द बुक वैल्यू ऑफ द शेयर्स ऑफ डीमर्ज कंपनी फॉर्चून फार्मा लिमिटेड एंड मेन कंपनी आफ्टर डीमर्जर विच इज़ फॉर्चून इंडिया एफएमसीजी लिमिटेड। तो इस तरीके से डी मर्जर का क्वेश्चन सॉल्व होता है जहाँ पे एक कंपनी से दो कंपनियां बन जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ स्टैंड अलोन क्वेश्चंस देख लेते हैं। दीज आर द इंडिपेंडेंट टॉपिक्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एलरॉन लिमिटेड प्लान्स टू अक्वायर डूम लिमिटेड। The relevant financial details of the two firms prior to the merger announcement are Elron Limited, Doom Limited. Market price per share ₹50, ₹25. Number of outstanding shares 20 lakhs and 10 lakh. The merger is expected to generate the gains which have a present value of 200 lakh. So what is 200 lakh? 200 lakh is the present value of the gains, यानी कि सिनर्जी। जो सिनर्जी मैंने आपको पढ़ाया था वो यही है, यानी कि 200 लैक्स यानी कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द गेन्स। द एक्सचेंज रेशियो अग्री टू इज 0.5, यानी कि 0.5:1, यानी कि 0.5 शेयर ऑफ द अक्वायरर फॉर 1 शेयर ऑफ द अक्वायर्ड। वॉट इज द ट्रू कॉस्ट ऑफ द मर्जर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एलरॉन्ड लिमिटेड। तो एलरॉन्ड लिमिटेड मेरा अक्वायरर है और डूम लिमिटेड मेरा अक्वायर्ड है, यानी कि अक्वायरर टेक ओवर करना चाहता है अक्वायर्ड को। सिनर्जी की बात कर रहा था मैं, सिनर्जी इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ गेन्स यानी कि 200 लाख रुपीज़। एक्सचेंज रेशियो दिया हुआ है 0.5:1, यानी कि 0.5 शेयर्स ऑफ द एलरॉन लिमिटेड
for every one share of the Doom Limited. तो नंबर ऑफ न्यू अक्वायर शेयर्स इज इक्वल टू 0.5/1, यानी कि एक्सचेंज रेशियो मल्टीप्लाई बाय अक्वायर्ड का नंबर ऑफ शेयर्स, यानी कि 10 लाख शेयर ऑफ द अक्वायर्ड। तो आंसर आएगा 5 लाख शेयर ऑफ द अक्वायरर, यानी कि एलरॉन लिमिटेड अपने 5 लाख शेयर्स दे देगा टू द शेयर होल्डर्स ऑफ डूम लिमिटेड। तो कंबाइंड नंबर ऑफ अक्वायरर शेयर्स आ जाएंगे 20 लाख शेयर्स, यानी कि 20 लाख शेयर्स ऑलरेडी एलरॉन लिमिटेड के इशू किए हुए थे, 5 लाख शेयर्स और इशू कर देगा, टोटल 25 लाख शेयर्स इशू हो चुके होंगे। ये कैसे बटे होंगे, यानी कि 25 लाख शेयर्स का अगर ब्रेकअप देखें ऑन दी बेसिस ऑफ द शेयर होल्डर्स, तो पता चलेगा कि एलरॉन लिमिटेड के जो शेयर होल्डर्स ऑलरेडी थे उनके पास कितना परसेंटेज होल्डिंग है। तो 20 लाख शेयर्स अपॉन 25 लाख शेयर्स इंटू 100, यानी कि 80% उनका शेयर होल्डिंग है। और डूम लिमिटेड के पास कितना है, तो 5 लाख अपॉन 25 लाख इंटू 100, यानी कि 20% शेयर होल्डिंग है। तो अक्वायरर यानी एलरॉन लिमिटेड में 80% जो शेयर होल्डिंग है वो उसके ऑलरेडी जो शेयर होल्डर्स थे उनके पास है, और 20% जो शेयर होल्डर्स हैं वो अभी अभी शेयर होल्डर बने हैं, यानी कि वो डूम लिमिटेड के शेयर होल्डर हुआ करते थे, अब वो एलरॉन लिमिटेड के शेयर होल्डर बन गए हैं। अब निकालेंगे मार्केट वैल्यू ऑफ द मर्ज कंपनी। उसका फॉर्मूला होता है मार्केट वैल्यू ऑफ द अक्वायरर प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ द अक्वायर्ड प्लस सिनर्जी। 50 rupees per share into 20 lakh shares is the market value of the acquirer. 25 rupees per share into 10 lakh shares is the market value of the acquired plus 200 lakh synergy. 1000 lakh plus 250 lakh plus 200 lakh, यानी कि 1450 lakhs is the market value of the merge company. यानी कि एलरॉन लिमिटेड अब जो बन चुकी है, यानी कि मर्ज कंपनी बन चुकी है, उसका वैल्यू अगर आप निकालोगे दैट इज़ 1450 लाख रुपीज़। नाउ मार्केट वैल्यू ऑफ द मर्ज कंपनी हेल्ड बाय डूम लिमिटेड शेयर होल्डर्स। तो अगर मैं डूम लिमिटेड शेयर होल्डर्स को सामने खड़ा कर दूं तो उनके पास 20% शेयर्स हैं पूरी कंपनी के। पूरी कंपनी कितने की है, तो पूरी कंपनी 1450 लैक्स की है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि उनके पास जो शेयर्स हैं उसकी वैल्यू कितनी है, तो उसकी वैल्यू आज की डेट में है 290 लाख रुपीज़। मतलब उनके पास जो 20% शेयर होल्डिंग है वो किस कंपनी की है, तो एलरॉन लिमिटेड की है। यानी 20% शेयर होल्डिंग डूम लिमिटेड के शेयर होल्डर्स के पास एलरॉन लिमिटेड का है। और एलरॉन लिमिटेड की वैल्यू कितनी है, तो उसकी वैल्यू है 1450 लैक्स, यानी कि 1450 लैक्स इंटू 20%, 290 लाख रुपीज़ के शेयर्स हैं डूम लिमिटेड के शेयर होल्डर्स के पास ऑफ द एक्वायरर कंपनी। मार्केट वैल्यू ऑफ द एक्वायर्ड कंपनी हेल्ड बाय डूम लिमिटेड शेयर होल्डर्स, यानी कि डूम लिमिटेड जो शेयर होल्डर्स हैं उनके पास डूम लिमिटेड का कितना शेयर होल्डिंग था, तो उनके पास 100% शेयर होल्डिंग था। वो कंपनी कितने की थी, वो कंपनी थी 250 लाख की। तो हम ये कह सकते हैं कि डूम लिमिटेड शेयर होल्डर्स जो थे उनके पास 250 लाख विच इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ द एक्वायर्ड, उतनी वैल्यू का डूम लिमिटेड के शेयर होल्डर्स के पास एक एसेट था, यानी कि इन्वेस्टमेंट थी। तो 250 लाख की इन्वेस्टमेंट उनके पास थी, यानी कि उनके पास एक्वायर्ड कंपनी थी जो कि 250 लाख की थी। अब उन्होंने 250 लाख की चीज़ दे दी और उनको 290 लाख की चीज़ मिल गई, यानी कि 20% ऑफ 1450 लैक्स मिल गया। तो कुल मिला के ट्रू कॉस्ट ऑफ द मर्जर फॉर एलरॉन लिमिटेड इज़ 40 लाख रुपीज़, यानी कि 290 लाख रुपीज़ माइनस 250 लाख। मतलब ये हुआ कि एलरॉन लिमिटेड को अपना 290 लाख रुपीज़ निकाल के देना पड़ा टू अक्वायर समथिंग विच इज़ वर्थ 250 लाख। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि डूम लिमिटेड को अगर आप एक प्रोडक्ट समझ लो कि वो एक सामान है, वो सामान जिसके पास है उसके पास वो जो चीज़ है उसके लिए वो 250 रुपये की चीज़ है। मैंने उससे वो चीज़ मांगी तो उसने बोला 290 रुपये लगेगा, तो मैंने उसको 290 रुपये निकाल के दे दिए और उसने मुझे चीज़ दे दी। यानी कि 250 रुपये की चीज़ को पाने के लिए, यानी कि 250 की चीज़ को पाने के लिए मुझे 290 देना पड़ा, यानी कि 40 रुपये ज़्यादा देने पड़े। दिस 40 रुपये इज़ नथिंग बट द ट्रू कॉस्ट ऑफ द मर्जर फॉर एलरॉन लिमिटेड, यानी कि एक्वायरर। मतलब उसको डूम लिमिटेड चाहिए था बट डूम लिमिटेड उसको 250 लाख में नहीं मिला, उसको 290 लाख में मिला। ठीक है, तो इस तरीके से काम करता है आपका ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर का क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। द इक्विटी शेयर ऑफ XYZ लिमिटेड are currently being traded at rupees 24 per share in the market. XYZ Limited has total 10 lakh equity shares outstanding in number
and promoters equity holding in the company is 40%. PQR Limited wishes to acquire XYZ Limited because of likely synergies. यानी PQR Limited हमारा होने वाला है acquirer और XYZ Limited है acquired. The estimated present value of these synergies is 80 lakh. तो synergy का value दिया हुआ है 80 lakh. Further, PQR feels that the management of XYZ Limited has been overpaid. With better motivation, lower salaries and fewer perks for the top management will lead to savings of rupees 4 lakh per annum. मतलब PQR जो कि acquirer है उसको फील हो रहा है कि जो कंपनी वो acquire करने जा रहा है यानी XYZ उसका जो मैनेजमेंट है that has been overpaid, उनको फिर क्या करेंगे, उनको फिर सैलरीज और पर्क्स यानी कि बेनिफिट्स कम देंगे जिससे कि कंपनी को आने वाले समय में यानी कि विल लीड टू सेविंग्स ऑफ 4 लाख पर एनम. यानी कि जब PQR लिमिटेड XYZ लिमिटेड को अक्वायर कर लेगा तो PQR ही सारा डिसीजन मेकिंग करेगा. यानी PQR अब बोलेगा कि टॉप मैनेजमेंट को सैलरी कम दो और टॉप मैनेजमेंट को पर्क्स यानी कि बेनिफिट्स वगैरह भी कम दो जिससे कि ओवरऑल कंपनी को 4 लाख का सेविंग होगा हर साल. पर एनम का मतलब हर साल. टॉप मैनेजमेंट विद देयर फैमिलीज आर द प्रमोटर्स ऑफ XYZ लिमिटेड. यानी कि जो कंपनी में पैसा लगाए हैं यानी इन्वेस्टर्स जिन्होंने कंपनी शुरू की यानी कि प्रमोटर्स, तो प्रमोटर्स ही इस कंपनी के टॉप मैनेजमेंट है. यानी कि कंपनी को जिन्होंने चालू किया वही टॉप मैनेजमेंट है जो कि PQR लिमिटेड को लग रहा है ओवर पेड है. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दीज सेविंग्स वुड एड 30 लाख रुपीज़ इन द वैल्यू टू द एक्विजिशन. यानी कि जो 4 लाख पर एनम यानी कि हर साल सेविंग होगी उसके अगर प्रेजेंट वैल्यू निकाली जाए तो 30 लाख आ रही है. तो प्रेजेंट वैल्यू आपको दो दिया हुआ है, एक दिया हुआ है आपको सिनर्जीज का प्रेजेंट वैल्यू 80 लाख और दूसरा है 30 लाख. फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल रिगार्डिंग PQR लिमिटेड यानी कि एक्वायरर. EPS दिया हुआ है ₹4, टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 15 लाख एंड मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर ₹40. रिक्वायर्ड है व्हाट इज द मैक्सिमम प्राइस पर इक्विटी शेयर विच PQR लिमिटेड कैन ऑफर यानी कि एक्वायरर कैन ऑफर टू पे फॉर XYZ लिमिटेड. तो PQR लिमिटेड मेरा एक्वायरर है जो टेक ओवर करना चाहता है एक्वायर्ड को यानी XYZ लिमिटेड को. PQR लिमिटेड यानी कि एक्वायरर, उसका मार्केट प्राइस पर शेयर दिया है 40 रुपीज़ पर शेयर. XYZ लिमिटेड यानी कि एक्वायर्ड, उसका मार्केट प्राइस पर शेयर दिया हुआ है 24 रुपीज़ पर शेयर. नंबर ऑफ शेयर्स 15 लाख शेयर्स, 10 लाख शेयर्स. प्रमोटर की होल्डिंग दी हुई है XYZ लिमिटेड में 40% और यहाँ पर प्रमोटर का मतलब ही टॉप मैनेजमेंट है. EPS दिया हुआ है PQR का 4 रुपीज़ पर शेयर. हमें निकालना है मैक्सिमम प्राइस पर शेयर दैट acquirer कैन ऑफर. तो मार्केट वैल्यू ऑफ द acquired कंपनी बिफोर मर्जर इज 10 लाख शेयर्स इंटू 24 रुपीज़. यानी XYZ लिमिटेड का अगर आप मार्केट वैल्यू निकालोगे इट विल बी 24 रुपीज़ पर शेयर इंटू 10 लाख शेयर्स. यानी कि 2 करोड़ 40 लाख इज द मार्केट वैल्यू ऑफ दैट कंपनी यानी कि XYZ लिमिटेड. सिनर्जी गेन होने वाला है 80 लैक्स मर्जर के कारण और सेविंग ऑफ ओवर पेमेंट होने वाला है 30 लाख. तो द मैक्सिमम मार्केट वैल्यू ऑफ द एक्वायर्ड यानी XYZ आफ्टर मर्जर होने वाला है 3 करोड़ 50 लाख. तो द मैक्सिमम प्राइस दैट एक्वायरर कैन ऑफर इज 3 करोड़ 50 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख शेयर्स. यानी कि एक्वायर्ड के शेयर्स आंसर आएगा 35 रुपीज़. यानी कि एक शेयर ऑफ द एक्वायर्ड कंपनी 35 रुपये के बराबर है और इतना ही एक्वायरर को देना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं देना चाहिए. सेकंड है कि व्हाट इज़ द मिनिमम प्राइस पर इक्विटी शेयर एट विच द मैनेजमेंट ऑफ XYZ लिमिटेड यानी प्रमोटर्स ऑफ XYZ लिमिटेड जिनके पास 40% शेयर होल्डिंग है विल बी विलिंग टू ऑफर देयर कंट्रोलिंग इंटरेस्ट. मतलब क्या मिनिमम प्राइस ऑफर करना चाहिए एक्वायर्ड के मैनेजमेंट को सो दैट दे कैन एक्सेप्ट. मतलब उससे कम अगर आप ऑफर करोगे तो मानेंगे ही नहीं. मिनिमम कितना होना चाहिए, तो मिनिमम होना चाहिए वैल्यू ऑफ XYZ लिमिटेड मैनेजमेंट होल्डिंग निकालेंगे. यानी कि जैसे कि हमने यहाँ पर मार्केट वैल्यू ऑफ द एंटायर एक्वायर्ड कंपनी बिफोर मर्जर निकाला था 24 रुपीज़ इंटू 10 लाख. यहाँ पर हम करेंगे 24 रुपीज़ इंटू 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 40% क्योंकि मैनेजमेंट के पास 40% शेयर होल्डिंग है.
यानी कि 2,40,00,000 की तो कंपनी है, जिसमें से 96 लाख रुपीस का जो होल्डिंग है कंपनी में वो मैनेजमेंट के पास है। ऐड कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लॉस ऑफ रेम्यूनरेशन टू द टॉप मैनेजमेंट, यानी कि सिंस PQR लिमिटेड अब अक्वायर करने जा रहा है XYZ लिमिटेड को, और PQR लिमिटेड ये बता दे रहा है XYZ लिमिटेड को कि अगर उसने अक्वायर कर लिया तो XYZ लिमिटेड के प्रमोटर्स को यानी कि मैनेजमेंट को सैलरी कम देंगे, पर्क्स कम देंगे, जिसकी प्रेजेंट वैल्यू होती है 30 लाख। यानी कि 30 लाख रुपीज़ अगर प्रमोटर को कम दोगे यानी कि मैनेजमेंट को कम दोगे तो उनके लिए वो लॉस है, तो उनको उसका भी भरपाई होना चाहिए आज ही की डेट में, यानी कि उनको 30 लाख रुपए और दे देने चाहिए। यानी कि मिनिमम वैल्यू ऑफ द अक्वायर्ड यानी XYZ कंपनीज मैनेजमेंट शेयर्स इज़ 1,26,00,000 एंड नॉट 96 लाख, क्योंकि 30 लाख रुपए का जो लॉस है वो मैनेजमेंट को होने जा रहा है यानी प्रमोटर्स को होने जा रहा है, तो उस चीज़ की प्रमोटर भरपाई करवाएगा अक्वायरर से यानी कि PQR लिमिटेड से, यानी कि उससे 30 लाख रुपए और मांगेगा, यानी 1,26,00,000 रुपीज़ टोटल मांगेगा। नंबर ऑफ शेयर्स विद द मैनेजमेंट 4 लाख शेयर्स यानी कि 10 लाख शेयर्स मल्टीप्लाई 40%, 4 लाख शेयर्स, तो एक शेयर कितने का होना चाहिए? एक शेयर होगा मिनिमम प्राइस 1,26,00,000 अपॉन 4 लाख शेयर्स यानी 31.50 का एक शेयर होना चाहिए, यानी कि वन शेयर जो प्रमोटर के पास है उसके बदले में 31.5 रुपीज़ देने चाहिए मिनिमम बाय द अक्वायरर टू द अक्वायर्ड यानी कि XYZ लिमिटेड के प्रमोटर्स को। उससे क्या होगा, उससे उनके पास जो शेयर है जो कि 24 रुपये का शेयर है वो उनको मिल जाएगा, और जो उनको लॉस होने वाला है 30 लाख रुपए का वो भी उनको मिल जाएगा, यानी कि 24 रुपये की जगह 31.5 उनको मिलेगा, बिकॉज उनको फ्यूचर में रेमुनरेशन हम लोग नहीं देंगे, यानी कि 30 लाख रुपए का प्रमोटर्स को यानी मैनेजमेंट को नुकसान होगा, उसकी भरपाई आज ही PQR लिमिटेड करेगा टू द XYZ लिमिटेड प्रमोटर्स। इस तरीके से सॉल्व होता है आपका मिनिमम प्राइस पर शेयर एंड मैक्सिमम प्राइस पर शेयर का क्वेश्चन। इसी के साथ आपका मर्जर्स एंड एक्विजिशंस का चैप्टर ख़त्म होता है, यानी M&A का चैप्टर ख़त्म होता है। चलिए इंडेक्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने देखा बेसिक्स, यानी कि हमने ये सीखा कि मर्जर का मतलब क्या होता है, एक्विजिशन का मतलब क्या होता है, कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है। और मैंने वहाँ पे कहा था कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर ये इतना रेलिवेंट नहीं है कि मर्जर का क्वेश्चन है या एक्विजिशन का क्वेश्चन है या कंसोलिडेशन का क्वेश्चन है, हम लोग ये मान के सॉल्व करेंगे कि टेक ओवर का क्वेश्चन है। बट फॉर द पर्पस ऑफ नॉलेज यानी कि आपके फंडामेंटल्स क्लियर हों, इसलिए मैंने आपको वहाँ पर एक्सप्लेन किया था कि मर्जर अलग चीज़ होती है, एक्विजिशन अलग चीज़ होती है और कंसोलिडेशन अलग चीज़ होती है। फिर हमने ये सीखा कि सिनर्जी क्या होता है, यानी 1 और 1 11 के बराबर कैसे होते हैं। फिर हमने देखा कि परचेज कंसिडरेशन क्या होता है, जहाँ पर मैंने बताया था कि यहाँ पर ऑल स्टॉक डील या फिर ऑल कैश डील या फिर मिक्स हो सकता है, यानी कि स्टॉक एंड कैश डील। फिर हमने देखा कि एक्सचेंज रेशियो कैसे काम करता है, एक्सचेंज रेशियो कैसे निकलता है। फिर हमने देखा कि वैल्यूएशन कैसे काम करता है, और यहाँ पर मैंने आपको ये बताया था कि 3 चैप्टर्स आर लिंक्ड विच आर सिक्योरिटी एनालिसिस, इक्विटी वैल्यूएशन एंड M&A। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था कि किस तरीके से सिक्योरिटी एनालिसिस इज लिंक टू इक्विटी वैल्यूएशन विच इज़ फर्दर लिंक टू मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। फिर मैंने आपको टी टेबल लिखवाया था जहाँ पर प्री मर्जर EPS और MPS कैसे निकलेगा अक्वायरर कंपनी का और अक्वायर्ड कंपनी का, और पोस्ट मर्जर EPS और MPS कैसे निकलेगा अक्वायरर कंपनी का और अक्वायर्ड कंपनी का। फिर हमने देखा कि गेन और लॉस ऑफ द अर्निंग्स ड्यू टू मर्जर कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मेट मैंने आपको दिखाया। फिर हमने डिस्कस किया इम्पैक्ट ऑन EPS, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर थ्योरेटिकल EPS यूज़ करना है। फिर हमने गेन और लॉस ऑफ द मार्केट वैल्यू ड्यू टू मर्जर का फॉर्मेट देखा और कैलकुलेट किया कि गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है ऑफ द मार्केट वैल्यू ड्यू टू द मर्जर टू द शेयर होल्डर्स। फिर हमने कैलकुलेट किया मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो कि मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो कैसे निकलता है अक्वायरर पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर हमने देखा कि बुक वैल्यू कैसे काम करता है इन दी मर्जर्स एंड एक्विजिशन चैप्टर। हम थोड़ा आगे बढ़े, फिर हमने देखा मर्जर्स एंड एक्विजिशन इन बैंक्स, यानी दो बैंक आपस में कैसे मर्ज होते हैं, जहाँ पर मैंने आपको सिखाया था कि NPA यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट का मतलब क्या होता है और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो यानी CAR का मतलब क्या होता है। फिर हमने कैश फ्लो के क्वेश्चन सॉल्व किए जहाँ पर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपको मल्टीपल ग्रोथ DDM का कंसेप्ट यूज़ करना है,
यानी कि टेबल प्लस फॉर्मूला यूज़ करना है। फॉर्मूला यूजुअली कांस्टेंट ग्रोथ डीडीएम का यूज़ किया जाता है और कैश फ्लो के समय में यानी कैश फ्लो के क्वेश्चंस में डिविडेंड को डिस्काउंट नहीं किया जाता, कैश फ्लोज को डिस्काउंट किया जाता है। फिर डिविडेंड का कंसेप्ट देखा जहाँ पर हमने कांस्टेंट ग्रोथ डीडीएम का फंडा सीखा, जहाँ पर हमने डिविडेंड को डिस्काउंट किया। फिर हमने इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का कंसेप्ट सीखा, जहाँ पे 4 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, यानी नोपैट निकालना है, WACC निकालना है, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, फाइनली आप EVA निकाल सकते हैं। साथ ही साथ हमने मार्केट वैल्यू एडेड का कंसेप्ट सीखा और EVA डिविडेंड सीखा। फिर हम लोग पढ़े फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग, जिसका मतलब होता है रीस्ट्रक्चर दी फाइनेंशियल आइटम्स, यानी कि रीवैल्यू दी एसेट्स एंड दी लाइबिलिटीज़। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि कंपनी के बहुत सारे लॉसेस होते हैं और हमें राइट ऑफ करना है लॉसेस। So what is the main purpose of financial restructuring? The main purpose of the financial restructuring is to write off the losses, जिसका मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, जो कि बैलेंस शीट में दिखता है। ठीक है। डीमर्जर का क्वेश्चन सॉल्व किया कि एक कंपनी से अगर कोई डिवीजन डीमर्ज होने जा रहा है तो कैसे डीमर्ज होता है, यानी एक कंपनी से 2 कंपनियां कैसे बनती हैं वो देखा। साथ ही साथ हमने स्टैंड अलोन क्वेश्चन सॉल्व किए, जैसे कि ट्रू कॉस्ट ऑफ द मर्जर, मिनिमम प्राइस, मैक्सिमम प्राइस एक्सेट्रा। तो इस तरीके से आपका कंप्लीट होता है मर्जर्स एंड एक्विजिशंस वाला चैप्टर। ठीक है।